नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह और आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या नारी शक्ति का अपमान हुआ है, क्योंकि लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक जो सरकार की तरफ से पेश किया गया था और उस पर चर्चा हुई और वोटिंग के दौरान इस आरक्षण बिल को पास करने के लिए जो 2/3 बहुमत की जरूरत होती है वो प्राप्त नहीं हो पाया। 54 वोटों के अंतर से ये आरक्षण संशोधन विधेयक गिर गया और इसके लिए सत्ता पक्ष विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रहा है, कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहा है। आज उसी की चर्चा हम करने जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब इस पूरे मुद्दे को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन भी कर रही है और कांग्रेस को और दूसरे जो विपक्षी दल हैं उनको इसके लिए दोषी ठहरा रही है। सदन में महिला आरक्षण बिल को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच राजनीतिक बहस तेज हो गई है। बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष, खासकर कांग्रेस, इस मुद्दे पर लगातार विरोधी रुख अपनाती रही है, जिससे उस पर महिला विरोधी होने का नैरेटिव बन रहा है। वहीं विपक्ष इसे पूरी तरह से राजनीतिक आरोप बताते हुए खारिज कर रहा है। कांग्रेस का कहना है कि वो महिला आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन बिल में परिसीमन, जनगणना को आधार बनाने, ओबीसी आरक्षण के प्रावधान और संघीय ढांचे के से जुड़े कई तकनीकी और संरचनात्मक मुद्दों पर आपत्तियां रही हैं। पार्टी का यह दावा है कि इन्हीं कारणों से बिल के स्वरूप और प्रभाव को लेकर सवाल उठाए गए। बीजेपी इस मुद्दे को महिला सशक्तिकरण से जोड़ते हुए इसे अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है और विपक्ष पर लगातार बीजेपी हमलावर है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी इस मुद्दे का राजनीतिक लाभ लेने के लिए नैरेटिव गढ़ रही है। महिला आरक्षण का यह मुद्दा अब कानून से आगे बढ़कर राजनीतिक बहस और नैरेटिव की लड़ाई बन गया है, जिसका असर आगामी चुनाव में या आगामी जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसमें माहौल के रूप में भी इसको देखा जा रहा है। तो आज हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम समझेंगे इस पूरे मामले को लेकर कि क्या वाकई ये नैरेटिव है, राजनीति है, क्या इस बिल को पेश करने से पहले सरकार को नहीं पता था कि उनके पास बहुमत नहीं है और विपक्ष इस बिल को अगर समर्थन नहीं देगा तो फिर ये बिल गिर जाएगा। तो राजनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए कहीं ये एक माहौल तो नहीं तैयार किया गया था। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन जरा बयान सुन लेते हैं आरोप और प्रत्यारोप जो हो रहे हैं। जी के जब लाइव सुन रहे होंगे तो उन्हीं के चैनल पे 50% लोग उनके खिलाफत में बात कर रहे थे। तो लोग अब इस आशय को समझ गए जो आपने पूछा प्रश्न। आशय ये है कि नैरेटिव सेट करना। आशय महिला आरक्षण को लागू करना नहीं था इनका आशय था नैरेटिव सेट करना। तो ये नैरेटिव सेट करने की भावना आम आदमी समझ गया है। इसका परिणाम है कि उन्हीं के पेज पे बतेरे लोग उनके खिलाफत में बातें लिख रहे थे। तो इस बात को अच्छी तरह समझ गए। आप ये समझिए कि कितनी चालाकी है कि महिला आरक्षण बिल के गिरते ही संसद में भाजपा की महिला नेताओं के पास तख्तियां थी जिसमें नारे लिखे हुए थे। वो कहाँ से बनी? उनको बनाने के लिए 2-3 घंटे पहले तो तैयारी हुई होगी। तो इसका आशय ये है कि ये पहले से था कि ये बिल गिराना है, ये बिल गिराना है। अगर पास करना होता तो ये तोड़फोड़ भी कर देते। 2.5 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व करने के जननायक श्री राजीव गांधी जी थे। और आपको पता है जब 1989 में उन्होंने पहली बार ये विधेयक पेश किया सदन में, तो इसके खिलाफ वोट डालने वालों में बीजेपी के दिग्गज लाल कृष्ण आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जसवंत सिंह जी और राम जेठमलानी जी जैसे लोग थे। तो ये तो इनका इतना सियाह काला इतिहास है। और फिर आते हैं 23 सितंबर 2023 पर। लेकिन उसके पहले एक उल्लेख कर दूं, ये कहते हैं कांग्रेस इतने साल सत्ता में थी, आपने क्यों नहीं किया? कांग्रेस ने बहुत प्रयास किया। 2010 में कांग्रेस के पास नंबर थे राज्यसभा में, हमने ये पारित कराया। लोकसभा में हम घटक दल की सरकार चला रहे थे, हम अपने घटक दलों को नहीं मना पाए, ये बिल नहीं पारित हो पाया। लेकिन ये बिल एम्बियंस में था, ये खत्म नहीं हुआ था। अगर मोदी जी चाहते तो 2014 और 19 में उन्होंने प्रचंड बहुमत की सरकार चलाई, आज वो अल्पमत की सरकार चला रहे हैं, जिसको पूरी दुनिया देखती और किसी को श्रेय लेने की कोई बात नहीं थी। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपने वक्तव्य में कहा
कि सभी दल अगर इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, सभी महिलाओं के अधिकारों को देने के लिए अपनी सहमति व्यक्त करेंगे, एक मत से सब लोग जो है आगे आएंगे, तो सबको श्रेय मिलेगा। किसी एक दल को कोई श्रेय मिलने जैसी बात नहीं थी। यह अवसर हमारी मातृशक्ति को, हमारी बहन को, बेटियों को, हमारी मातृशक्ति को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय हो सकता था, लेकिन इनके विरोध के कारण कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके और इन्होंने इस ऐतिहासिक अवसर का जिस पुरजोर तरीके से विरोध किया, और विरोध करने के बाद जैसा अभी रुचि भट्ट जी ने कहा, जब वो संसद में वो विधेयक गिर गया और गिरने के बाद जिस प्रकार से उन्होंने जश्न जैसा मनाया, ऐसा लगा कि उन्होंने सारी मातृशक्ति को हरा दिया है, जबकि इतिहास इस बात का साक्षी है कि मातृशक्ति कभी हारती नहीं। मातृशक्ति तो सबको जो है कहीं ना कहीं जहां से मातृशक्ति शुरू होती है वहीं से सब कुछ शुरू होता है, वहीं से सृष्टि आगे बढ़ती है। तर्क अपने अपने हैं। भारतीय जनता पार्टी का अपना तर्क है, कांग्रेस का अपना तर्क है कि सरकार के पास तो नंबर था ही नहीं और इसलिए सरकार को ये पहले से ही पता था कि वो इस संशोधन कानून को, संविधान संशोधन कानून को पास नहीं करा सकती। तो ऐसे में उनके पास पहले से ही तैयारी थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं गोदियाल साहब, वो कह रहे हैं कि बिल के गिरते ही महिला सांसद जो भारतीय जनता पार्टी की हैं वो बाहर आ गई पोस्टर के साथ। तो यानी कि तैयारी पहले से ही तो पूरी तैयारी थी। तो ये तैयारी उनकी पहले से थी, उनको पता था कि ये पास नहीं होगा और ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये बिल लाया गया था, इस समय को चुना गया था। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। कुंवर जपेंद्र सिंह जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, और डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस की हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जपेंद्र जी, जरा आप बताइए, ये बार बार ये कहा जा रहा है कि आपके पास नंबर तो था ही नहीं, आप लोगों को पता था कि विपक्ष अगर साथ नहीं देगा तो ये बिल औंधे मुंहे गिर जाएगी, और हुआ। विपक्ष को आपने पहले संपर्क नहीं किया, बिल आप लाए, स्पेशल सेशन आपने बुलाया और विपक्ष को आपत्तियां थीं और उन आपत्तियों पर पहले ही वो कह दिया था कि हम इसके साथ नहीं हैं। तो आपको तो पता था, आप पूरी तरह से तैयार थे एक नैरेटिव गढ़ने के लिए, विपक्ष को महिला विरोधी करार देने के लिए, ये सब कुछ आपने रचा था। अपने नैरेटिव की ओर बढ़ती चली जा रही है। अगर कांग्रेस को ये एहसास था कि ये बिल पास नहीं होगा और इसका लाभ बीजेपी को मिलेगा, तो भाई पास करा के आप खुद इस लाभ के भागीदार बन जाते। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो कहा था कि अगर हम सब मिलकर इस संशोधन में अपनी भागीदारी निभाते हैं और ये पास हो जाता है तो यकीन मानिए विपक्ष को ही इसका क्रेडिट दे दिया जाएगा। 1971 में हमारी आबादी लगभग 55 करोड़ थी और 543 एमपी थे। 2026 में आज हमारी आबादी 140 करोड़ से अधिक है, हमारे पास 543 एमपी हैं। कांग्रेस यही तो कह रही है कि भाई आप 543 के ऊपर इसे पास कर दीजिए। भाई आप 543 के ऊपर 33% का आरक्षण पास करने की जिद कर रहे हैं। मान लेते हैं कि आपकी ये जिद सही है, लेकिन जो देश में अगला परिसीमन होना है, उस परिसीमन के बाद जो सीटें बढ़नी है, क्या उन बढ़ी हुई सीटों में भागीदारी देने के लिए आप तैयार नहीं हैं? नहीं, ठीक है। अब एक चीज है, देखिए जपेंद्र जी, जब ये बिल आया था 2023 में, जो पास हुआ, महिला आरक्षण बिल पास हुआ, विपक्ष ने आपको समर्थन दिया। अपनी कुछ उनकी आपत्तियां थी, उन आपत्तियों के साथ समर्थन हुआ और बिल पास हुआ। महिला आरक्षण बिल तो पास हुआ। ये चीजें उस समय क्यों नहीं सोची गई? उस समय तो था कि 2034 में 26 की जनगणना होगी और 34 से ये लागू होगा। तो उस समय तो ये सवाल उठे थे ना। आप लोगों को उस समय ही जिक्र करना चाहिए था कि ठीक है, हम लोग एक परिसीमन पर एक समझौता कर रहे हैं, बातचीत करेंगे और उसको अगर होगा, अगर सब कुछ हो जाएगा तो 2029 से लागू करने के लिए फिर हम इस पर पहल करेंगे।
ये तो 2 साल के बाद अचानक आप लोगों को याद आ गया कि नहीं, हमको क्यों नहीं 2029 से ही लागू कर दिया जाए, और उसके लिए आपने क्या, आपके पास नंबर नहीं था, तो जाहिर सी बात है कि सहमति बनाने के लिए विपक्ष के साथ तो एक बैठक करनी चाहिए थी। आनंद जी माफी चाहेंगे, 2023 में ये बिल पास होता है, तो ये तो पूरे देश को पता है ना कि अगला परिसीमन इस देश में लागू होना है, और वो भी होना आवश्यक है, क्योंकि हमारे पास 1971 के परिसीमन के अकॉर्डिंग ही संख्या है, और अगला परिसीमन हमारा ड्यू था, ये सबको पता है। हाँ। तो ये तो कांग्रेस को भी पता है ना कि भाई अगर अगला, ये तो आप लोगों को ही पता था ना, उस समय भी तो ये बात हो सकती थी ना। 73 तो 2023 से पहले ही था ना, कि 73 2023 के बाद आया और तब याद आया। क्या अगले परिसीमन के बाद जो संख्या 543 से बढ़नी है, उस बढ़ी हुई संख्या में 815 की संख्या में कांग्रेस अपनी भागीदारी नहीं निभाएगी? सच तो ये है कि कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है। कांग्रेस के ऊपर अपने आप को जो बचाने का प्रयास है, उससे कांग्रेस घबराई हुई है कि भाई 543 की संख्या में लड़ने के लिए हमारे पास पूरी गिनती के चेहरे नहीं हैं। ऐसे में अगर 815 के परिसीमन के बाद प्रत्याशी उतारने की बात आएगी तो हम कहां जाएंगे? हमारी हार का आंकड़ा बहुत बढ़ जाएगा। तो इसीलिए आपने ये समय चुना, यही है, तो इसीलिए आपने ये समय चुना कि 2029 में ही लागू कर दें, उसका फायदा हम उठा लें। सवाल हमारे समय का नहीं है। हाँ। ये तो लागू होना ही है। अब अगर कांग्रेस अपना भरोसा और जनाधार देश में खो रही है, कांग्रेस के पास नेतृत्व करने वाले लोग नहीं है, कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस से अपना पीछा छोड़ा चुका है, तो क्या कांग्रेस के इस डर की वजह से हम अपने संवैधानिक प्रारूप और संविधान की जो हमारी व्याख्या है उससे बाहर जाके वो सब करना शुरू कर दें जो कांग्रेस? नहीं, बाहर जाने की बात नहीं हो रही है। मेरा एक सवाल यही ना कि उस समय जो बात हुई थी 2023 में, तो 2034 की ही तो बात हुई थी ना, उस समय तो 2029 की बात नहीं हुई थी। ये फिर अचानक 2029 में ही लागू कर दिया जाए और इन शर्तों के साथ लागू कर दिया जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ असंवैधानिक कर रही होती तब तो ये सवाल बनता। जो हमारा भारतीय संविधान है, और वो भारतीय संविधान तो कांग्रेस के सरपरस्ती में और कांग्रेस नहीं, देखिए ठीक है, क्योंकि एक होता है कि संविधान संशोधन बिल सरकारें लाती हैं और उस पर चर्चा होती है, विपक्ष की तरफ से भी और सरकार सत्ता पक्ष की तरफ से भी अपनी अपनी बातें रखी जाती हैं। लेकिन ये जो है, ये परिसीमन और एक जो परंपरा है, उस परंपरा से एकदम अलग हटकर एक नई चीज हम लागू करने जा रहे हैं। परिसीमन होगा, लेकिन वो परिसीमन जनगणना पर नहीं होगा। वो परिसीमन 2011 पर भी आप नहीं कर रहे हैं। वो परिसीमन आप एक 50% का सारे स्टेट्स में व्यवस्था देते हुए कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या ये जरूरी नहीं था कि विपक्षी दल के जो लोग हैं सदन में, हाउस में, दोनों सदनों में जो लीडर हैं, उनके साथ एक बार बैठकर सरकार की तरफ से इस पर चर्चा हो? माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से, अरे वो सदन के अंदर कहा, मैं सदन के बाहर की, सदन के पहले, जैसे आप लोग हाउस कोई सत्र चलता है तो सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं कि सहमति बने कि हम लोग ये बिल लाते हैं और उस पर चर्चा करेंगे। आनंद जी, हमने सबने सुना कि किस तरह से साउथ की स्टेट्स को कमजोर करने की दृष्टि से कांग्रेस निरंतर प्रयास है। हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूं ना कि इसी को खत्म करने के लिए कि ये चर्चाएं होनी चाहिए थी। खैर, डॉक्टर प्रतिमा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ये कहा जा रहा है कि आप लोगों का स्ट्रेंथ नहीं है, महिलाओं के स्ट्रेंथ पार्टी में नहीं है, और इसकी वजह से आप लोग इस बिल को पास नहीं होने दिए। आप लोगों के ऊपर ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष पूरा ठीकरा फोड़ रहा है। प्रतिमा जी आते हैं, जरा अभी ये भी अपनी बात रख लें प्रतिमा जी, फिर आपके पास आते हैं। मैंने एक शब्द नहीं बोला, आप 10 हाँ ठीक है प्रतिमा जी। देखिए, अब और कोई रीजन तो है नहीं, किस बात पे ठीकरा फोड़ेंगे, तो इसी बात पे फोड़ दे रहे हैं। अरे हमारे पास नेतृत्व तो नहीं है, हमारे पास संख्या नहीं है, ये हमारा मसला है, आप अपनी चिंता करिए, हमारी चिंता मत करिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात,
131वां संविधान संशोधन, जिसको ये जो है महिला आरक्षण के नाम से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, वो बेसिकली मातृशक्ति वंदन अधिनियम या वंदन बिल नहीं था। उसकी आड़ में आप परिसीमन का बिल लेके आ रहे थे, उसकी आड़ में आप संविधान के, आप ये जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं हमारे, जो संघीय ढांचा है, उस पे प्रहार करने की कोशिश कर रहे थे। आप उसके माध्यम से जो चुनावी जो प्रक्रिया है, जिसमें परिसीमन एक महत्वपूर्ण जो है आर्टिकल 82 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसकी बात करता है, आप उस पे प्रहार करने की कोशिश कर रहे थे। आप सीधे नहीं कर पाए संविधान का में बदलाव, क्योंकि 400 पार का नारा राहुल जी ने आपका झूठा साबित कर दिया। इसलिए आप कान को उल्टी तरफ से पकड़ के संविधान में बदलाव की कोशिश कर रहे थे। यही वजह है, अभी मैं सुन रही थी पुष्कर सिंह धामी जी को, उन्होंने कहा कि मातृशक्ति को हरा दिया, उसके बाद वो जश्न मना रहे थे। भाई साहब, जश्न इस चीज का था कि लोकतंत्र की हत्या करने की साजिश जो भारतीय जनता पार्टी रच रही थी, संविधान पे कुठाराघात करने की जो साजिश भारतीय जनता पार्टी रच रही थी, उसको जो है हरा दिया विपक्षी एकता ने। इस बात का जश्न था, इस बात का जश्न नहीं तो मातृशक्ति को सम्मान। लेकिन अभी एक सवाल इसमें प्रतिमा जी अब ये बता दीजिए, सर्वसम्मति से, आनंद जी आपको भी पता है, 2023 के बिल को तो सर्वसम्मति से पास करवा दिया था विपक्ष की जो भी। ठीक है, यही मैंने जपेन जी से मैंने पूछा। लेकिन अब एक सवाल ये है ना कि उस समय भी जब बात आई थी 2023 की, तो हो रहा था कि क्यों नहीं, व्हाई नॉट इन टू 2029। तो हाँ, तो उस समय भी बात हुई थी। अब अगर ये आप लोगों का सवाल था कि 2029 से ही हम क्यों नहीं लागू करें, तो सरकार की तरफ से एक पहल हुई कि 2029 से हम लागू करें, तो परिसीमन कमीशन की रिपोर्ट में आते आते इतना वक्त लग जाएगा कि 2029 का चुनाव निकल जाएगा, और जो जनगणना भी होगी तो वो उसके आधार पर हम नहीं करा पाएंगे। तो एक फॉर्मूला ये कि सभी को बराबर हम बढ़ा दें, 50% सीट्स हर स्टेट्स में बढ़ेगी, तो फिर उसमें कोई दिक्कत बात हो गई। आनंद जी, 2023 में वो बिल पास हुआ था, हम 2026 में बैठे हैं। उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि आप जनगणना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 2020 और 21 में जनगणना ड्यू है, ये आपको भी पता है। कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों ने कहा आप जनगणना शुरू कर दीजिए, 3-3.5 साल तो जनगणना पूरी होने में लग जाएगा, 4 साल कम से कम परिसीमन। लेकिन ये भी था ना कि जनगणना कराने से ज्यादा दिलचस्पी विपक्षी दलों को जाति जनगणना में रही। बिल्कुल, क्यों नहीं होगी। तो फिर वही बात उसी में हो जाती है, देर सवेर हो जाती है। आनंद विजय जी, हर व्यक्ति को उसका अधिकार मिलना चाहिए। और जब हम आधी आबादी की बात कर रहे हैं भाई, हम आधी आबादी की बात कर रहे हैं, और आधी आबादी 33% में अपने आप को संतुष्ट कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसके बाद भी सरकार की मंशा आप देख लीजिए, सरकार की मंशा नहीं थी। मैं आज भी चैलेंज करती हूँ नरेंद्र मोदी जी को कि आज भी कांग्रेस पार्टी आपसे ये कह रही है, और सुबह ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आया, उन्होंने कहा कि आप 2023 का बिल पास कर दीजिए ना, क्या दिक्कत हो रही है आपको। दूसरा महत्वपूर्ण, दूसरी मातृशक्ति को हरा दिया और जश्न मना रहे हैं। तो मैं बोलना चाहती हूँ, मातृशक्ति को तो सदैव भारतीय जनता पार्टी ने हराने का कार्य किया है, इस बार फिर आप में धूल झोंकने का कार्य किया है। आपको याद है मणिपुर जल रहा है 3 सालों से, लेकिन नरेंद्र मोदी खामोश है, एक शब्द नहीं बोलते। नरेंद्र मोदी जी, मणिपुर पे आपने मुख्यमंत्री बनाया, राष्ट्रपति शासन हटाया, फिर सरकार बदल दी, लेकिन आज भी मणिपुर जल रहा है। हाथरस की बिटिया को न्याय दिला नहीं पाया। उन्नाव रेप कांड में आपके खुद के नेता जो है शामिल हैं। उधम सिंह नगर आपके समक्ष किस तरीके से सामूहिक बलात्कार हुआ। अंकिता भंडारी को आप न्याय दिला नहीं पाए। प्रतिमा जी, अगर जनगणना के आधार पर, प्रतिमा जी, विजय जी, कोई बातें है भारतीय जनता पार्टी के मुंह से। कितनी एमपी है आपके? 240 में 31 एमपी है, आपकी महिला एमपी है। लोकसभा ने शर्मनाक आंकड़ा, ये 13% आंकड़ा भी ये नहीं जाता, शर्मनाक आंकड़ा है ये हमारी लेकिन एक शर्मनाक तस्वीर तो वो भी है ना प्रतिमा जी, कि आपके साथ वो लोग भी खड़े हैं इस बिल के खिलाफ, जो लोग कभी बिल को सदन के अंदर फाड़कर उड़ाते थे, स्पीकर के, सभापति के चेहरे पर फेंकते थे, और वो लोग भी आप ही के साथ खड़े हैं, और उन्हीं के साथ खड़े होकर आप भी इस बिल का विरोध कर रही हैं। आनंद जी, हम विरोध नहीं कर रहे, हमने परिसीमन का विरोध किया, हमने लोकतंत्र की हत्या का विरोध किया। और एक बात और आपको बता
बता दूं। हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों की बात कर रहे हैं जो आप लोगों के साथ उस दिन भी बैठे थे बैठक में, सदन के दिन जिस दिन पास होना था उस दिन भी आप लोगों के साथ और आपके गठबंधन में वो योगी लोग। आदित्यनाथ जी हैं, आनंद विजय जी, यही योगी आदित्यनाथ जी हैं जिन्होंने महिला आरक्षण का विरोध किया था। वही भारतीय जनता पार्टी के लाल कृष्ण आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर ये सारे नेता हैं जिन्होंने महिला आरक्षण का विरोध किया था। और आज आपको महिलाओं का सम्मान याद आ रहा है? अरे ये ढकोसला है और कुछ नहीं। और अगर आप सच में महिलाओं का सम्मान करना चाहते हैं तो मोदी जी से गुजारिश है, बंगाल चुनाव तो हो ही जाएगा, 23 को हो जाएगा, 29 को दूसरा फेज हो जाएगा, जाइए जरा मणिपुर की महिलाएं बुला रही हैं। जिस तरीके से आप वेस्ट बंगाल में दीदी और दीदी करके बुलाते थे, आज मणिपुर की महिलाएं कह रही है मोदी, ओ मेरे मोदी, हमने भी प्रधानमंत्री बनाया, आकर हमारी भी सुध ले लो। तो महिला सम्मान की कोरी बातें मोदी जी के मुंह से अच्छी नहीं लगती। आपको मजबूरी में शाम को 8:30 बजे आके वक्तव्य देना पड़ा, क्योंकि सुबह माननीय प्रियंका गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी थी। 25 मिनट के अपने भाषण में 58 बार कांग्रेस पार्टी का नाम लिया आपने, हमारे नेताओं को कोसने का नाम लिया आपने। क्या बोला आपने? अपनी बात बोली कि 2023 का बिल हम क्यों नहीं पास करेंगे। आप ठीक है, जरा अब इसका जवाब ले लेते हैं जपेन जी से, फिर आपके पास आते हैं। जपेन जी, पंसीमन अपनी शर्तों पर करना चाहते हैं। अरे पंसीमन संवैधानिक व्यवस्था है, विदेश में कांग्रेस की जातिगत जनगणना आनंद विजय जी, जो व्यक्ति अपने घर की महिला का सम्मान नहीं करता, उससे देश की महिलाओं के सम्मान की उम्मीद करनी बड़ी कोरी सी बात लगती है। अपनी धर्म पत्नी का जो सम्मान नहीं कर सकता, वो देश की महिलाओं का क्या सम्मान करेगा? आ रहा हूँ प्रतिमा जी, आ रहा हूँ जरा, हाँ अपनी बात जपेन जी। जब जातिगत जनगणना की कांग्रेस ने मांग करी, तो अब ये कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा देखिए कि इन काले अंग्रेजों ने जब 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने इस देश को जात पात में बांट कर कमजोर करने का प्रयास करा, तो उसी परिपाटी पर, उसी शासन की व्यवस्था पर कांग्रेस आगे बढ़ती रही। अब जब देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई इस देश को जात पात से बाहर निकाल कर एक संगठित राष्ट्र बनने की आवश्यकता है, और इस देश के अंदर केवल 4 जाति, एक युवाओं की, चाहे वो युवा किसी भी जाति धर्म से संबंधित हो, एक गरीब की, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से संबंधित हो, एक महिला और एक किसान, हम देश को जात पात से बाहर निकाल कर एक विकसित भारत बनाने की ओर बढ़े, और उसमें हमें कांग्रेस भी सहयोग करे। बदले में कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस का वही 100 साल पुराना चरित्र जो एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना करी थी, जिस लेकिन ये चार जो जातियां बता रहे हैं प्रधानमंत्री ने जिसका जिक्र किया था और करते हैं, तो ये 4 जातियों का तो ये मान लिया जाता है कि हाँ हम इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में तो वो नहीं है ना। आप टिकट देते हैं तो आप जाति ये नहीं देखते ना कि युवा, महिला, किसान, ये आप नहीं देखते ना। आप तो देखते हैं कि अगड़ा है कि पिछड़ा है, एससी है कि एसटी है, और अगर पिछड़ा है तो उसमें क्या है, कोई भी ये मतलब आप नहीं, सब लोग यही देख के ना टिकट देते हैं, तो वहां पर तो ये हकीकत बन नहीं पाती ना। कहने के लिए तो अच्छी बात है ये। आनंद जी, अगर 2011 के बाद, 2014 के बाद से जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र शासन 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने अपने टिकट वितरण की व्यवस्था में इन्हीं 4 जातियों के, अरे नहीं सर, अब इतनी बड़ी बात आप मत कह दीजिए, अब इतनी बड़ी बात मत कह दीजिए कि इन्हीं 4 पर अब देखती है। यही अगर देखना होता तो आपको अब कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा है। हाँ। अगर वो कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा देश के सामने लाने का काम देश का मीडिया कर रहा है, देश की जनता कर रही है, कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस से दूरी बना रहा है, आज ये 543 पे अड़ गए, ये 815 पे क्यों नहीं ये तैयार हो रहे हैं? तो क्या ये आपकी जिम्मेदारी थी, ये आपकी जिम्मेदारी थी कि उनको 815 पर हम कन्विंस करें, और शायद आप उस कन्विंस कर नहीं पाए। ये आपकी जिम्मेदारी थी ना सर। आप बिल लेकर आ रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि हम अपना बिल पास कराएं और उसके लिए कन्विंस करें। भारतीय जनता पार्टी कन्विंस कर रही है और कन्विंस करने में कामयाब हो गई।
क्योंकि इस देश में 1971 के परिसीमन के आधार पर निर्णय लेना इस देश की जनता के साथ अन्याय होगा और ये संविधान के अनुरूप भी नहीं होगा। नहीं तो 2011 के परिसीमन पर तो लागू करने का सवाल ही नहीं था, वो तो 2023 में ही खत्म हो गया था। 2026 पर लागू करने का था, वो तो पहले ही खत्म हो गया था ना। 2011 वाले परिसीमन की तो बात ही नहीं थी। तो कांग्रेस का जनगणना का विरोध करने का कारण क्या है? क्या कांग्रेस नहीं चाहती कि इस देश में जनगणना होनी चाहिए? ये क्या इस देश के वासियों को जनगणना के ठीक है, एक जवाब ले लेते हैं प्रतिमा जी से। सम्मत निर्णय लेने का प्रतिमा जी ऐसा नहीं लग रहा, प्रतिमा जी ऐसा नहीं लग रहा कि जो एक घेराबंदी की थी भारतीय जनता पार्टी ने, जिस पिच पर वो खेलने के लिए आपको बुला रहा था, उस पिच पर आप आ गए खेलने के लिए। बंगाल का चुनाव और वो मैसेज देना था और आप उसमें फंस गए। बिल्कुल नहीं आनंद विजय जी, इस बार पासा पूरा उल्टा पड़ गया। मोदी जी को ऐसे ही नहीं राष्ट्र को संबोधित करने आना पड़ गया रात के 8:30 बजे। पासा उल्टा पड़ गया। ये लगा विपक्ष पे डाल देंगे, लेकिन जनता मोदी जी की असलियत समझ गई। यूट्यूब में जब मोदी जी का भाषण चल रहा था, देश के नाम संबोधन, लोगों ने मोदी की कलई खोलने का कार्य किया। लोगों ने धिक्कारा नरेंद्र मोदी को कि अगर आप इतने पाक साफ हैं, आपकी इतनी नीयत साफ है, तो आप 2023 का बिल लागू करिए। यूट्यूब में कमेंट थे, जिस कमेंट को आपने हटवाने का कार्य किया, उसकी जगह पे झूठे कमेंट डलवाने का। अच्छा ठीक है, एक सवाल प्रतिमा जी जरा बताएं, आपको अच्छा नहीं लगेगा कि लोकसभा में या राज्यसभा या विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या ज्यादा हो? देखिए, एक औरत क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं मैडम, इसलिए सवाल मैं कर रहा हूं कि अगर परिसीमन के आधार पर, जनगणना के आधार पर परिसीमन होगा तो उसमें संख्या कम रहेगी, क्योंकि अगर 815 का अभी जो फॉर्मूला है उसमें करीब करीब 268, 69, 70 के आसपास ये सीटें होंगी महिलाओं के लिए रिजर्व। देखिए, और इससे कम होंगी अगर जनगणना पर होगी तो, जो मुझे लगता है। आनंद जी देखिए, एक महत्वपूर्ण बात समझिए, एक महिला होने के नाते और दूसरी बात एक ऐसी पार्टी से जुड़े होने के नाते जिसने सदैव महिलाओं का सम्मान किया। 73वां और 74वां संविधान संशोधन आपके समक्ष है और आपने देखा अगर महिलाओं की भागीदारी है नगर निगम से लेकर निकाय और पंचायतों में, तो कांग्रेस पार्टी की देन है। हम चाहते हैं कि 33% आरक्षण आधी आबादी को मिले, लेकिन उसके लिए जो क्राइटेरिया है वो जस्टिस भरा होना चाहिए। किसी भी महिला का, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, किसी भी महिला का हक नहीं छीनना चाहिए। जो संविधान में निहित है परिसीमन, उसी हिसाब से होना चाहिए। किसी महिला का हक नहीं छीनना चाहिए। और आप तो ओबीसी के मसीहा बनते फिरते हैं, फिर आप ओबीसी के ठीक है। अब जपेन जी के पास यही है कि आप लोग अब जरा इन लोग बात कीजिए, कन्विंस कीजिए। ठीक है, जनता के बीच आप जा रहे हैं, आप इन लोगों पर लगा रहे हैं, ये आरोप आप लोगों पर लगा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी तो आपकी है कि संख्या बल आपके पास नहीं है। अगर वाकई ईमानदारी से इसको लागू करना है तो उस पर विपक्ष के साथ बैठकर जरूर बात करनी होगी। मनी बिल की तरह पास करवा दे आनंद जी, मनी बिल की तरह पास करवा दे। जीएसटी भी तो यही किया था इन्होंने। आखिर एक कमेंट ले लेते हैं जपेन जी से, क्योंकि अब कंक्लूड करने का भी समय आ गया है। यही तो कांग्रेस कह रही है ना, प्रतिमा जी भी यही कह रही हैं। जपेन जी, तो पास करवा दीजिए, जीएसटी भी तो मनी बिल की तरह पास करवाएगा, विपक्ष विरोध कर रहा था। जी सुनो जल्दी से सर। 543 के आंकड़े और 815 के आंकड़े में उच्च सदन में महिलाओं की संख्या 90 के सांसदों की संख्या कम हो रही है, जिसके ऊपर पूरा कांग्रेस जोर लगा रही है। आप 90 सांसदों की संख्या बढ़ाने के ऊपर एग्री होकर देश को तोहफा क्यों नहीं दे देते? आप क्यों विरोधी बने हुए हैं? आप क्यों परिसीमन का विरोध कर रहे हैं? आप क्यों संविधान के संशोधन का विरोध कर रहे हैं? आप विरोधी हैं। आपका विरोध भारतीय जनता पार्टी के विरोध की आड़ में आप राष्ट्र का विरोध। चलिए, अब कौन विरोधी है, कौन समर्थक है, कौन महिलाओं का महिला आरक्षण को लेकर कौन सबसे ज्यादा उन लोगों के साथ खड़ा है, ये अब आरोप और प्रत्यारोप के दौर में ही चला जा रहा है और इस पर बातें हो रही हैं। लेकिन एक तो है कि एक उम्मीद जगी थी कि शायद 2029 से लागू हो जाए, लेकिन अब ये उम्मीद खत्म होती दिखाई दे रही है। अब नजरें 2034 पर ही होंगी। बहरहाल अब इस पर एक आम सहमति की जरूर
जरूरत है और उसी आम सहमति के बाद इस पूरी प्रक्रिया को फिर से संसद के अंदर लाना होगा, संशोधन लाना होगा और संविधान का संशोधन, और विपक्ष को कन्विंस तो करना ही पड़ेगा, सत्ता पक्ष को, जो भी सत्ता में होगा इस बिल के लिए उसको कन्विंस करना होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा पर अपनी अपनी राय देने के लिए जपेंद्र जी आपका और डॉक्टर प्रतिमा सिंह आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नारी शक्ति बनाम राजनीति में आज अभी इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।